हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद फौज खान। हम आज कंटिन्यू करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, सारे लॉज पढ़ लिए थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गिल-सिक्स लॉ। फिर हमने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, डेल्टन्स लॉ के बारे में बात करेंगे, रेनॉल्ड्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज बात करेंगे डेल्टन्स लॉ, ठीक है। तो डेल्टन्स लॉ होता है क्या, देखिए जरा। डेल्टन्स लॉ कहता क्या है? डेल्टन्स लॉ कहता है कि अगर दो गैसेस प्रेजेंट है किसी एक कंटेनर, ठीक है, दो गैसेस अगर किसी एक कंटेनर में रखी हुई है, तो जो टोटल प्रेशर होगा उस कंटेनर में, टोटल प्रेशर जो उस कंटेनर में होगा वो उन दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर है। इन दोनों के अगर पार्शियल प्रेशर को आप ऐड कर दीजिए, सम कर दीजिए, तो टोटल प्रेशर हमको मिल जाएगा। सपोज करिए आपके पास क्या है, ये कोई कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में दो गैसेस रखी है। सपोज करिए इसमें रखी है आपने O2 गैस और Helium, ठीक है। तो अगर ये रिएक्ट कर जाएंगी तो फिर डेल्टन्स लॉ फॉलो नहीं रहेगा। सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों गैसेस क्या होनी चाहिए, नॉन, तो दोनों क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्ट। दोनों गैसेस आपस में क्या रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। तो ऑक्सीजन गैस है, सपोज करिए इसका पार्शियल प्रेशर कितना है, 0.88 और इसी में रखा हुआ है हेलियम गैस और इसका पार्शियल प्रेशर सपोज करिए 2.38 है। ये दोनों क्या है, इसका अपना पार्शियल प्रेशर है, इसका क्या है अपना पार्शियल प्रेशर है। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, P total is equal to partial pressure of oxygen gas plus partial pressure of helium। तो 0.8 plus 2.38 3.1, ये निकल के आ गया टोटल प्रेशर। इस डेफिनेशन में आप देखिए, इन अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस टोटल प्रेशर ऑफ gaseous mixture is the sum of partial pressure of each gas present in the mixture, ठीक है। यानी गिवन मिक्सचर में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है सबके पार्शियल प्रेशर को हम क्या करें, ऐड कर दें, फिर टोटल प्रेशर आपका मिक्सचर आपको मिल जाएगा। यही होता है क्या, डेल्टन्स लॉ। इसके थोड़ा सा कुछ रिलेशन है डेल्टन्स लॉ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूज होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। उसको हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक कंटेनर रखा हुआ है, इस कंटेनर में तीन गैसेस प्रेजेंट है, गैस ए, गैस बी एंड गैस सी। जो गैस ए है उसका नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी इज इक्वल टू एनबी। हमने ये सपोज कर लिया है कि ये इनके मोल्स क्या है, प्रेजेंट है। इसका पार्शियल प्रेशर हमने सपोज कर लिया PA है, इसका पार्शियल प्रेशर Pb है और इसका पार्शियल प्रेशर क्या है, Pc। ये हमने एज्यूम कर लिया है और तीनों A B C तीनों गैसेस आपस में क्या है, नॉन रिएक्टिव है। कंडीशन क्या है, नॉन रिएक्टिव, ठीक है। दोनों तीनों गैसेस आपस में क्या है, नॉन रिएक्टिव। तो यहां से टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, P total is equal to by the definition of Dalton's law PT is equal to PA plus PB plus PC, ठीक है। ये तो बाय द डेफिनेशन ऑफ Dalton's लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट इन द मिक्सचर, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन हमको पता है, पिछली क्लास में बताया था आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV = NR
pressure of the gas, volume of the gas, number of moles of the gas, universal gas constant, T क्या है, टेम्परेचर। यहाँ से कौन प्रेशर आप देखिए, प्रेशर की वैल्यू हो जाएगा nRT अपॉन ये क्या आएगा, एक रिलेशन है, अनदर फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। इस आइडियल गैस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, यूजिंग द रिलेशन, यानी यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। इसको हम यूज करते हैं। अगर हम बात करें जो हमारी गैस ए है उसका पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो PA इज इक्वल टू हो जाएगा NA RT अपॉन इस रिलेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो PA का वैल्यू क्या हो जाएगा, NA RT अपॉन इसको इक्वेशन 1। ठीक, PB की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, NB RT अपॉन इसको बताऊंगा इक्वेशन। इसी तरीके से सिमिलरली PC की वैल्यू क्या है, NC RT, इसको हमने मान लिया, ये इक्वेशन 3 है। तो यहां से हमने पार्शियल प्रेशर ठीक है कैलकुलेट कर लिया तीनों इंडिविजुअल गैसेस का, PA का वैल्यू आ गया, PB का आ गया, PC का आ गया, तीनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर क्या आएगा, P total is equal to PA plus PB plus PC। तो यहां से टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, PA plus PB plus PC। यहां से हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा NA RT upon V plus NB RT upon V plus NC RT upon, ठीक है। इसमें से RT upon V अगर हम कॉमन ले लें तो इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, अगर RT upon V कॉमन ले लें तो हो जाएगा NA plus NB plus NC RT upon V, ठीक है। और हमें पता है कि ये Na plus Nb plus Nc क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। तो P total is equal to number of moles total और P RT upon V, ये आ गया, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक, ये क्या है इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। P total भी निकलेंगे हमारे पास। तो यानी हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C तीनों निकाला, टोटल प्रेशर निकाल लिया हमने मिक्सचर। इसके बाद अगर हम इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें इक्वेशन 4 से, यानी डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 4, PA अपॉन PT, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, PA अपॉन PT, राइट हैंड साइड में RT अपॉन V, RT अपॉन V दोनों क्या आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा NA अपॉन NT, ये हो जाएगा NA अपॉन NT। ये जो टोटल मोल्स है, और ये क्या है, मोल्स ऑफ गैस A। जो A गैस है उसका मोल्स हम Na से डिनोट किए गए, ठीक है। हमको बताया बाय द डेफिनेशन ऑफ मोल फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें मोल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पढ़ना डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं xi, ठीक है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है A
इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ। ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू किसके बराबर होती है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द मिक्सचर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर। यहाँ पे हमारे पास तीन कंपोनेंट हैं, ए गैस है, गैस बी, गैस सी, ठीक है। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, गैस ए का। तो गैस ए का मोल फ्रैक्शन xi a इज इक्वल टू Na अपॉन A, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैसेस कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, XA के बराबर। तो इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे, तो Pa अपॉन Pp इज इक्वल टू xi a is the mole fraction of A। यहां से देखिए, अगर हम Pp को उधर भेज दें तो Pa का वैल्यू क्या आएगा, Pa is equal to XA plus IA into P। ये रिलेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। जो डेल्टास लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो यही है, इसी को यूज करेंगे हम। इसको हम यहाँ भी यूज करेंगे, इसको थर्मोडायनामिक्स में यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम में यूज करेंगे, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वहाँ भी यूज करेंगे। इस रिलेशन को आप भूलिएगा नहीं। ये क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस या पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यानी वो अपने मोल फ्रैक्शन, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उसका पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा होगा, ठीक है। यानी इसका फ्रैक्शन हमेशा ज्यादा होगा। इसको एक्चुअली में बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ए। यहाँ पे ए है, कोई और गैस भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। हमने सपोज किया, इस रिलेशन को आप समझ लीजिए। इसके बाद सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली B is equal to क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B into टोटल फ्रैक्शन। इसी तरीके से Pc का वैल्यू भी लिख सकते हैं, Pa plus Pb plus Pc, तीनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, Pa plus Pb plus Pc का वैल्यू xi a into Pb plus xi b into Pb plus xi c into P। ठीक है, यहाँ से Pt को कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, xi a plus xi b plus xi। और हमको पता है मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन से कि अगर कोई भी मिक्सचर है उसमें दो कंपोनेंट या तीन कंपोनेंट या चार कंपोनेंट, ठीक है, ऐसा भी मिक्सचर हो, अगर हम चारों यानी जितने भी मिक्सचर में कंपोनेंट प्रेजेंट है सबके मोल फ्रैक्शन को ऐड करें तो वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। यहाँ तीन कंपोनेंट है, तीनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Pa प्लस Pb, और यही क्या है हमारा डेल्टा, क्या है हमारा डेल्टा। यहाँ से हम प्रूव भी कर सकते हैं डेल्टा, तो Pt is equal to Pa plus Pb plus Pc, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे।
क्वेश्चन है इक्वल मासेस ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस आर प्रेजेंट इन अ कंटेनर। एक कंटेनर है जिसमें ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन गैस, दो ही गैस प्रेजेंट है और दोनों का मास क्या है, सेम। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे सब मास सपोज करिए दोनों का मास क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू x ग्राम। x ग्राम है, दोनों का मास है, दोनों इक्वल है, ठीक है। हमें पता है मोल्स ऑफ आउटपुट यानी n मोल्स का साइन सब्स्टिट्यूट कर लिखेंगे O2 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस सबको पता है 32 है, ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, इसका भी मास क्या है x, मोलर मास क्या हो जाएगा 28, ठीक है। अब हम पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। P पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस RT अपॉन P। इसी तरीके से ये हो जाएगा x अपॉन 32 RT अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस, ये क्या हो जाएगा, मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू RT अपॉन, इसको वैल्यू कितना है x अपॉन 28 RT अपॉन P। हमें क्या निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे सेकेंड वाली इक्वेशन से, तो क्या हो जाएगा P पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ये रेशियो भी आ गया, ठीक है। RT अपॉन V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देना, बचेगा x अपॉन 32 डिवाइडेड बाय x अपॉन 20, यहां से आ जाएगा PO2 Tn is equal to 28 upon 32 x सेकंड 4 से हो गया 28 4 8 का, ठीक है। तो रेशियो क्या आ गया 7 बाय, ठीक है। तो रेशियो क्या जाएगा, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस रेशियो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस, रेशियो इज इक्वल टू 7 रेशियो, ठीक है। ये इनके बीच का रेशियो हमें निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। क्योंकि पार्शियल प्रेशर का हमने रेशियो निकाला क्या है 7 रेशियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, वो भी इसी क्वेश्चन है, आपको बस समझना है निकालना कैसे और कुछ। In a container, equal masses of helium, oxygen, and nitrogen gases are present. Then find the fraction of partial pressure exerted by oxygen. हमें क्या फाइंड करना है, partial pressure exerted, fraction of partial pressure। जब मैंने इक्वेशन लिखवाई थी डिराइव करके तो बताया था P A upon P T X साइन ऑफ ठीक है, एक रिलेशन आया था, हमने फाइंड किया था। इसको मैंने बोला था ये क्या होता है, फ्रैक्शन
गैस यहाँ पे क्या है, ए गैस है तो हमने ए गैस बताया था, यानी जो कोई भी गैस है उसका फ्रैक्शन क्या होगा, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल प्रेशर से। ठीक, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन गैस निकालना है, तो P ऑक्सीजन गैस अपॉन P टोटल इज इक्वल टू xi ऑफ, तो ये चीज हमको निकालना है, और ये किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, सबका मास क्या है, सेम है, तो x यानी xi ऑफ O2 इज इक्वल टू, मान लीजिए सबका मास जो है वो x है, तो x अपॉन 32 x अपॉन 32 प्लस हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4, तो ये हो जाएगा x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 20। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें, तो ये x अपॉन 32 डिवाइडेड बाय, सबका एलसीएम कितना आएगा, ये जाएगा 4 into 7 into 8, ये जाएगा एलसीएम, और यहाँ एलसीएम 32, ये जाएगा 7x प्लस 56x प्लस 8x। ठीक, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 कर देंगे, ये जाएगा x अपॉन 32 अपॉन 56 प्लस 8 64 प्लस 7 71x डिवाइडेड बाय 56 4 6 में 24 8 2 4 5 से 20 plus 2 20। इसको से करें, इसको हम निकाल सकते हैं 4 into 8 7 28 इसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या हो जाएगा, x अपॉन 32 मल्टीप्लाई बाय 28 into 8 अपॉन 71x, x से x कर लिया, 8 हो गया 8 8 हो गया 30 4 हो गया 4 4 से हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगा कितना, 7 अपॉन 70, यानी इतना इसका मोल फ्रैक्शन, तो जाहिर की वैल्यू आएगी 7 अपॉन, ये किसके बराबर होगा, फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन। ठीक, वही कैलकुलेट करना था, हमने कैलकुलेट कर लिया 7 अपॉन 7। ठीक है, ये भी इजी था, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद पढ़ेंगे हम ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ क्या है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ये दोनों चीजें क्या है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या होता है, जैसे दो गैसेस हैं, जब दो गैसेस आपस में मिक्स की जाए, ठीक, तो क्या करेंगे, ये दोनों आपस में डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक, आपस में अच्छे से इंटरमिक्स हो जाएंगे, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ टू गैसेस या मोर देन टू गैसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब ट्रेवल करती है कोई भी गैस, ट्रेवल करती है, मान लीजिए वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, जरूरी थोड़ी है दो गैसेस के मूव कर रहे हैं, कोई गैस नहीं है वहीं पे गैस भेज रहे हैं, वो आपस में क्या हुआ, फैल गई है, वहाँ पे दूसरी गैस मान लीजिए एयर प्रेजेंट है, उसमें जाके डिफ्यूज हो गया, जैसे आपने परफ्यूम लिया, हवा में मार दिया, वो क्या हो गया, डिफ्यूज हो जाएगा, तभी तो दूर खुले रहते हैं, आपको खुशबू आने लगती है, कैसे आती है, क्योंकि गैस क्या होती है, वो डिफ्यूज हो जाती है उसके साथ, ठीक है, परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, डिफ्यूज आते हैं पूरी गैस के अंदर, और आपको आप तक क्या होती है,
रोशनी पहुंच जाती है। और इफ्यूजन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जब डिफ्यूजन वाला प्रोसेस यानी मिक्सिंग वाला जो प्रोसेस हो रहा है वो डायरेक्टली मिक्स नहीं करता, वो किसी स्मॉल पिन होल से हो, यानी पिन होल्स के थ्रू गैसेस निकल रही है और वो जाके इंटरमिक्स हो रही है, तो उसको बोलते हैं क्या, इफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन नियरली क्या होते हैं, सेम प्रोसेस होते हैं। क्वेश्चंस जब आते हैं तो डिफ्यूजन कभी-कभी लिखा होता है, कभी-कभी इफ्यूजन लॉ होता है, सेम होता है, फार्मूला होता है, सब सेम होता है, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। दो गैसेस को डायरेक्टली मिक्स करके उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। और इफ्यूजन के लिए क्या होता है, स्मॉल पिन होल से। इसका एग्जांपल समझ लीजिए, आपके पास एक बैलून लिया, ठीक है ना, आपने उसको रात को बैलून को फुलाया, छोड़ दिया, सुबह में आपने देखा ये क्या हुआ, गुब्बारा क्या हुआ, फटा भी नहीं, क्या हुआ, छोटा हो। तो छोटा कैसे होगा, क्योंकि उसके अंदर जो बैलून के अंदर छोटे छोटे पिन होल्स होते हैं, उससे गैस क्या होगा, बाहर निकलेगी, क्या होगी, इफ्यूज होगी, धीरे धीरे गैसेस क्या होगी, उसमें से इफ्यूजन हुआ। आपने फुलाया, उसमें गैस भरा था, वो गैसेस क्या होगी, निकल गई धीरे धीरे, और गुब्बारा बैलून क्या हो गया, छोटा हो गया। इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इफ्यूजन। यानी अगर स्मॉल पिन होल से गैसेस निकल रही है तो उसको बोलते हैं इफ्यूजन। ठीक है, अब पॉइंट्स को आप देखिए क्लियरली लिखा गया है। When two or more gases are allowed to mix in a container, then due to random motion of gaseous molecules, intermixing of gases takes place and known as diffusion. ठीक है, ये हो गया क्या, diffusion। अब दूसरी इसकी क्वालिटी क्या होती है डिफ्यूजन की, कि जो लाइटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फास्टली क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं दैट हेवियर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो गैसेस क्या होती है जिनका एटॉमिक मास क्या होता है, कम होता है, लाइटर होती है, तो उनका जो मूवमेंट होता है वो फास्ट होता है, वो डिफ्यूज जल्दी करती है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट्स है, तो ग्राहम्स लॉ ने जो लॉ दिया है उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में जब पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियरली समझ में आएंगी। यानी हम लिख लीजिए, when gas particles are allowed to move out through a pinhole towards low pressure region, process is known as diffusion। process क्या होता है, इसको बोलते हैं diffusion। gaseous particles move from higher concentration to lower। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्या होता है, गैस की जो पार्टिकल्स है जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां से मूव करेंगे टुवर्ड्स लो प्रेशर रीजन, या हायर कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन। तो गैस का जो कंसंट्रेशन होता है उसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो हम ये बोल सकते हैं जहां प्रेशर ज्यादा होगा गैसेस वहां से मूव करेंगी टुवर्ड्स लो प्रेशर रीजन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझिए। सपोज करिए यहां पे देखिए एक कंटेनर है, बीच में क्या है, इसको सेपरेट किया गया है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन गैस है, ये क्या है, हीलियम गैस है। ठीक है, इसका मान लीजिए प्रेशर कितना है, 1 atm। हीलियम गैस का, ऑक्सीजन गैस का प्रेशर क्या हो गया, 1। इधर ऑक्सीजन गैस कितना परसेंट है, इस कंटेनर में 0 है, यानी यहाँ पे प्रेशर क्या है, ऑक्सीजन गैस का 0, और इस वाले में हीलियम गैस का प्रेशर कितना है, 0। इसमें ऑक्सीजन गैस का प्रेशर 1 atm, इसमें हीलियम गैस का प्रेशर 1। जैसे ही आप इस सेपरेशन को हटाएं, ठीक है, यहाँ साइड में खोल दिया, अब गैसेस क्या होगी, डिफ्यूज हो। कैसे डिफ्यूज होगी, हीलियम का प्रेशर क्या था, वहां यहाँ इस साइड कितना था, 1 atm, इधर क्या था, 0। तो हायर प्रेशर रीजन से किधर जाएंगे, लोअर प्रेशर, एंड हीलियम मूव करेंगे इस साइड, ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पे कितना है, 1 atm, यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन का प्रेशर 0। जैसे ही खोलेंगे सारी हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की तरफ मूव कर जाएंगे, इसको बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन। इफ्यूजन में क्या होता है, यही काम अगर बहुत स्मॉल प्रोसेस करें, एकदम पिन होल से करें, यहाँ पे गैसेस भरी हुई है, ठीक है, कोई भी गैस ऑक्सीजन, इसको यहाँ से हम छोटा सा पिन होल बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, पिन होल, इतने पतले से होल से अगर ये गैसेस धीरे धीरे यहाँ हमारे टाइम में इधर डिफ्यूज हो रही, निकल रही है, और जाके वहाँ जहाँ यहाँ पे मान लीजिए वैक्यूम है या खाली है या कोई और गैस प्रेजेंट है, अगर वहाँ जा रही है, ऑक्सीजन गैस मूव कर रही है अगर पिन होल के थ्रू, तो इसको बोलते हैं क्या, इफ्यूजन। क्या हो जाएगा, क्या, इफ्यूजन। ठीक है, ठीक है, ये तो रही बात कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट होता है।
ग्राहम्स लॉ ग्राहम्स लॉ होता है, इसका स्टेटमेंट आप देखिए, बहुत इजी स्टेटमेंट है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। यही ग्राहम्स ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन सिर्फ छोटी सी बात है, क्या कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट, ठीक है, यानी जो गैस की डेंसिटी होगी उसके स्क्वायर रूट या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन की रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। is directly proportional to, sorry, inversely proportional to square root of density, ठीक है। At constant pressure and temperature, rate of diffusion or diffusion is inversely proportional to square root of density। यही क्या है पूरा ग्राहम्स लॉ। अब देखिए डेंसिटी को हमने पढ़ा इन टर्म्स ऑफ टू थिंग्स। पहले हमने पढ़ा आइडियल गैस से डिराइव किया था, तो डेंसिटी की वैल्यू होती थी Pm अपॉन RT। ये दो चीजें हैं, एक डेंसिटी का रिलेशन हमने आइडियल गैस इक्वेशन से इसको डिराइव किया था, और एक हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाय क्या होगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास। सिर्फ आपको ये समझना है कि दोनों केस में डेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलर मास। एंड यहां पे डेंसिटी क्या है, देखिए प्रेशर और टेंपरेचर क्या है, कांस्टेंट है, ऊपर पहले एट कांस्टेंट टेंपरेचर है, प्रेशर R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो V क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस लॉ को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस। इसको हम ध्यान में लेके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसको हम लिख सकते हैं। तभी तो बोला गया था कि जो लाइटर गैसेस होती हैं उनका मोलर मास कम होता है, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, फास्ट होता है, जल्दी जल्दी मूव होता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए ग्राहम्स लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। यानी मोलर मास की वैल्यू ज्यादा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम। हमें क्या चाहिए, अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा चाहिए तो मोलर मास की वैल्यू क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ेगा। यानी लाइटर जो गैसेस होंगी वो तेज नहीं करेंगे, उनका डिफ्यूजन फास्ट, ठीक है। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, रेट का मतलब क्या होता है कि हम कंपेयर करें। रेट का मतलब क्या होता है, कोई रेट, जैसे आपको बोला जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये होता है कितना टाइम के अंदर कितना ज्यादा डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो वो भी तो क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ही है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि गैस कितनी कम टाइम में, कितनी टाइम में कितनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को पढ़ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, ठीक है। यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, यानी कितना ज्यादा डिस्टेंस जो है गैस ट्रेवल कर रही है इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसी को बोलेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन। और किस फॉर्म में मेजर करते हैं, और मेजर कर सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यानी कितना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे आपने किसी चीज को अमोनिया मिक्स किया गया तो कितना टाइम में वो कितना वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई कर लेगा, उसी को बोलेंगे क्या, वॉल्यूम अपॉन टाइम। ये दोनों कौन होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। अगर दो गैसेस की बात कर रहा है, ठीक है, दो गैसेस, इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन को स्टडी कैसे करते हैं, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस या इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, अगर मान लीजिए दो गैसेस का स्टडी कर रहे हैं, एक गैसेस का मान लीजिए रेट R1 है, दूसरी गैस क्या है R2। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वन गैस टू टू गैस इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ मोलर मास ऑफ सेकंड गैस अपॉन मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस, ठीक है।
ये कैसे है इजी आर मान लीजिए फर्स्ट गैस की निकाल ले R1 K अपॉन रूट M1 R2 K रूट M2 ये क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल ये प्रोपोर्शनल वाला साइन हटेगा तो कांस्टेंट बन जाएगा वो कांस्टेंट आ गया दोनों गैस के हम R1 बाई R2 कर देंगे यहां से रूट में 2 होगा M1 ठीक है इसी तरीके से अगर यहां पे हम दो गैसेस को इन टर्म्स ऑफ डी एंड इन टर्म्स ऑफ सॉरी डिस्टेंस एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के बारे में देखें तो यहां पे क्या होगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू B1 अपॉन T1 T2 अपॉन T2 और इन टर्म्स ऑफ क्या लिख सकते हैं B1 अपॉन T1 B2 अपॉन B2 और क्या लिख सकते हैं रूट M2 तो ये क्या रहेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ये सिंपल रिलेशन है यानी दो गैसेस का अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करें तो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी कर सकते हैं और इन चेंज ऑफ डिस्टेंस एंड चेंज ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ मोलर मास ठीक है ये क्या हो गया हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन ग्राहम्स लॉ के बारे में ग्राहम्स लॉ याद रखना यही है the rate of diffusion or effusion is inversely proportional to the square root of density ठीक है तो इसके बाद हमने सारी चीजें दिखाई ओके आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है if helium and methane are allowed to diffuse in a gaseous container at 27 degrees Celsius and 1 atm pressure temperature और pressure को हमें क्या रखना कांस्टेंट रखना then the ratio of rate of diffusion of helium and methane the rate of diffusion का क्या रेशियो होगा इसके बारे में हम फाइंड करेंगे यानी सपोज कर लिए हीलियम गैस है यहाँ पे गिवन है और मीथेन गैस ठीक है हमें इसी ऑर्डर में क्या करना है इनका रेशियो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम गैस अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन क्या है इस चीज को हम किस टर्म्स में पढ़ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ मोलर मास दिया हुआ है काफी चीजें कुछ भी नहीं है या तो मोलर मास का काम देखेंगे मोलर मास ऑफ CH4 अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम यहाँ से क्या लेंगे मोलर मास ऑफ CH4 12 plus 4 16 हीलियम का होता है 4 फिर रहेगा रूट 4 R दोनों का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इसका रेशियो कितना है 2 ये हो जाएगा 2 इसका आंसर 2 यानी हीलियम का देखिए मोलर मास का कम है तो वो 2 टाइम फास्टर रेट उसका डिफ्यूजन का रेट क्या होगा 2 टाइम फास्टर होगा कंपैरिजन टू मीथेन गैस ठीक बहुत इजी क्वेश्चन था कर सकते हैं आप लोग इसके बाद देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस is 2 times the rate of diffusion of gas X then molecular weight of X at STP ठीक है यानी rate of diffusion of SO2 gas is 2 times the rate of यानी rate of diffusion of SO2 gas ठीक है this 2 times rate of diffusion of the gas X कोई गैस है X उसके rate of diffusion ये क्या है 2 times है हमें फाइंड करना है मोलिक्यूलर वेट ऑफ X एट STP यहां से क्या लिख सकते हैं R SO2 अपॉन R X इज इक्वल टू 2 ये वैल्यू इसके बराबर होती है कि रूट ऑफ मोलर मास ऑफ X अपॉन मोलर मास ऑफ SO2 गैस यहां से क्या करेंगे बोथ साइड को स्क्वायर कर देंगे ये वैल्यू हो जाएगा 4 हो जाएगा MH सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास क्या होता है सल्फर का होता है 32 + 32 64 यहां से मोलर मास
x gas is equal to 4 4s are 16 carry 1 6 4s are 24 1 20 तो ये रहेगा इतना है मोलर मास ऑफ कोई भी गैस x है उसका मोलर मास क्या है 256 ठीक है एंड देखिए इसका मोलर मास ज्यादा है इसीलिए क्या करती है स्लो मूव करती है इसका रेट ऑफ मूव करता है ये बोली थी क्वेश्चन था एक ही तरीके का क्वेश्चन which gas diffuse faster at same temperature and pressure कौन सी गैस जिसका क्या होगा मोलर मास कम होगा ये सबसे इसका मोलर मास क्या होता है 4 होता है 64 44 28 तो इसका सबसे कम तो सबसे फास्ट डिफ्यूज करेगा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 ml of helium is diffused in 5 seconds ठीक है find the volume of oxygen diffused in 10 seconds through same hole ठीक है हमें क्या फाइंड करना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन diffused बहुत इजी क्वेश्चन है एक क्वेश्चन ये करा देना उस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा देखिए कैसे करते हैं यानी हीलियम जो है वॉल्यूम ऑफ हीलियम पहले हमने फार्मूला लिखा है क्या V1 अपॉन P1 या वॉल्यूम के टर्म्स में दिया है V2 अपॉन P2 इज इक्वल टू रूट M2 अपॉन M ठीक है तो हीलियम को 1 मान लेते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या है 20 तो इसको लिखेंगे 20 कितने टाइम में 5 सेकंड में अपॉन V2 हमें पता नहीं है सेकंड गैस ऑक्सीजन गैस का ठीक है 10 सेकंड में डिफ्यूजन इसका चेक करना है मोलर मास आपको दोनों का पता है ऑक्सीजन का मोलर मास 32 मोलर मास ऑफ फर्स्ट हीलियम को क्या हो जाएगा 4 ये हो जाएगा रूट 8 8 4 जा 32 यहाँ से आ जाएगा 20 अपॉन 5 इंटू 2 ठीक है 5 4 जा ये हो जाएगा 40 अपॉन 2 ये हो जाएगा 2 रूट 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2 यहाँ से वॉल्यूम का वैल्यू क्या होगा V2 is equal to 40 upon 2 root 2 रहेगा 20 P2 का वैल्यू आएगा 10 रूट 2 इसको सॉल्व कर लेंगे विजुअलाइज करने के ऊपर नीचे क्या है रूट 2 से मल्टीप्लाई बट इट्स फ्रॉम एक्सीडेंट रूट 2 से मल्टीप्लाई 10 रूट 2 ml ये वैल्यू है आप देख रहे हैं 5 सेकंड में हीलियम जो है 20 ml डिफ्यूज हो रहा है इसका वॉल्यूम कितना है इतना ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है ऑक्सीजन है ज्यादा टाइम में भी क्या है 10 सेकंड 10 रूट 2 मल्टीप्लाई तो 10.1 30 पॉइंट कुछ आंसर आया तो 10 सेकंड में भी 30 मिनट यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है मोलर मास क्या है ज्यादा है 32 है इसका मोलर मास क्या है कम है तो इसलिए कम टाइम में भी ज्यादा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम होता है ठीक है समझ गए कि आप लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप लोग करेगा होमवर्क इसको आप लोग करिएगा 24 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूज इन 5 सेकंड फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज इन 50 ये इन टर्म्स ऑफ मास के टर्म्स में हमने डिस्टेंस के टर्म्स में बताया वॉल्यूम के टर्म्स में सेम एज इट इज आपको मास के टर्म्स में सॉल्व करना है ये रहेगा आपको आपके लिए होमवर्क उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा ठीक है करिएगा इसको और आगे नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और उसके बाद काइनेटिक थ्योरी और एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे थैंक यू सो मच आज